नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में, और मैं हूं आपके साथ ज्योति। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम वाकई चौंकाने वाले और ऐतिहासिक रहे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपना परचम लहराया और तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रही। इन चारों राज्यों के नतीजे रविवार को सामने आए। वहीं 5वां राज्य मिजोरम, जहां सोमवार को मतगणना हुई है और यहां पर जेडपीएम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल रही। एक तरफ इस विधानसभा चुनाव को 2024 लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, तो वहीं बीजेपी की इस बड़ी जीत पर पीएम मोदी ने कहा कि इस जीत की हैट्रिक ने 2024 में भी जीत की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। लेकिन ये बात तो इस चुनाव में साफ हो ही गई है कि पीएम मोदी का मैजिक अभी भी बरकरार है। लेकिन देखना अब यह होगा कि कांग्रेस इस हार के बाद इंडिया गठबंधन को कितना मजबूत रख पाती है। और सवाल ये भी है कि जो राज्य कांग्रेस के हाथ में थे, उन्हें गंवाने के बाद भी क्या अब कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत नहीं है? तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 3 पर बीजेपी ने परचम लहराया है। खुशी की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। समय इतना हो गया है, उसके बावजूद भी लगातार जश्न का माहौल है। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है और आज अगर जहां पर मिजोरम की बात करें तो वहां पर जेडपीएम ने सरकार बनाने में कहीं ना कहीं सफलता हासिल की है, जिसके बाद से इसको कहीं ना कहीं जो 2024 के लोकसभा चुनाव है उसका सेमीफाइनल अभी तक माना जा रहा था। और अब तो पीएम मोदी का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो इस बार जीत की हैट्रिक है, ये कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक का एक बहुत बड़ा सबूत भी है और ये बताता है कि लोकसभा चुनाव में फिर से केंद्र में बीजेपी काबिज होने वाली है। लेकिन अब इसमें बहुत बड़े सवाल ये भी सामने आता है कि इस हार के बाद से तीनों राज्य जो अपने गृह राज्य थे, इससे पहले भी जब 2018 के चुनाव हुए थे, कहीं ना कहीं तीनों राज्यों में कांग्रेस को बहुमत मिला था, कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन बावजूद इसके इस बार तीनों राज्यों को गंवाना एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए है। और अब देखना यह होगा कि किस तरीके से इस हार के बाद से जो कांग्रेस है इस पर कितना आत्ममंथन करती है, आगे क्या कुछ ऐसी रणनीति बनाती है। और कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन की बात हो रही थी, जिसपे लगातार विपक्ष ये दावे कर रहा था कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में आने के लिए बहुत मजबूत है, उस पर भी अब बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और आज इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। शीशपाल जिंदल, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय कौशिक, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभा पांडे जी, प्रवक्ता जेजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले मेरा सवाल शीशपाल जिंदल जी आपसे है। बीजेपी की ये जो जीत है, ऐतिहासिक जो जीत है, वो सभी ने देखा और इसका जश्न कहीं ना कहीं अभी भी बरकरार है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे आगे बीजेपी का क्या कुछ प्लान है? देखिए ज्योति जी, जिस प्रकार से हमारे को 3 राज्यों में प्रचंड जीत मिली है, सबसे पहले तो मैं संपूर्ण देशवासियों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। हमारे जो मोदी जी के नेतृत्व में 3 राज्यों में हमें बहुत भारी बहुमत से हमारी सरकार आई है, उसके लिए मतदाताओं को बहुत बहुत आभार। अब बात करते हैं जिस प्रकार का आरोप विरोधी लोग भारतीय जनता पार्टी पर लगाते थे ज्योति जी कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। मैं कहता हूं इनको अब इन शब्दों के ऊपर मुंह की खानी पड़ी है। देश की जनता ने इनको आईना दिखा दिया है। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कितना प्रचंड बहुमत दिया है। राजस्थान आपके सामने है, छत्तीसगढ़ आपके सामने है। मेरे ख्याल से इनके पास कहने करने को कुछ भी बाकी नहीं है। और अब की बार जिस प्रकार की जीत हमारे को प्राप्त हुई है, हमारा जो 2024 का मिशन है, तीसरी बार जो हम केंद्र और प्रदेश के अंदर हैट्रिक बनाने जा रहे हैं। केंद्र के अंदर अब की 400 पार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सीटें ले रही है और मोदी जी पुनः देश के मुख्य सेवादार के रूप में प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूर्ण करेंगे।
दूसरी बात, विरोधियों ने जाति के नाम पे तो की, धर्म के नाम पे तो की। देखिए, पूरे देश भर के अंदर इन्होंने जो लगभग 40 साल 50 साल पुरानी परंपरा थी, उसी को लागू करने का काम करने का प्रयास इन्होंने दबाव बनाने का किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या जहां जहां हमारी सरकारें हैं, हमने इनको दरकिनार करके पुनः मतदाताओं का विश्वास हासिल किया है। और यही इसका परिणाम है कि हमें बहुत भारी बहुमत से तीनों राज्यों के अंदर सरकार बनाने का अवसर मिला है। जी जी, शिषपाल जिंदल जी बिल्कुल बने रहेगा। इस बीच अमित नेहरा जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका, फोन लाइन पर आप जुड़ गए हैं। आपसे भी सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले शिषपाल जिंदल जी आप भी बने रहिएगा, चर्चा अभी लंबी होने वाली है। विजय कौशिक जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ बने हुए हैं। आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से अपने तीनों गृह राज्य, इस बार गृह राज्य इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं 2018 में अगर देखा जाए तो तीनों राज्यों में कांग्रेस को मिला था बहुमत, वहां पर सरकार बनी थी। लेकिन अब तीनों राज्यों से हाथ धो बैठना, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जीत के पहले ही आप लोग आश्वस्त हो चुके थे? हमने जिस तरीके से तस्वीरें देखी थी, पहले ही मतगणना शुरू भी नहीं हुई थी और लड्डू खिलाने लोगों को, डांस वो ढोल नगाड़े थे वो बजना शुरू हो गए थे। आपको नहीं लगता कि जीत से पहले ही आप इतने आश्वस्त हो गए? कार्यकर्ताओं की सोच होती है, जब कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर मेहनत करता है तो उसे मालूम होता है कि हमारी पार्टी की स्थिति क्या है। हमारी पार्टी जीत रही थी और इसी के लेकर कार्यकर्ता खुशी मना रहे थे। लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि भाजपा के षड्यंत्र और भाजपा की रणनीति हमारे ऊपर भारी पड़ेगी। भाजपा ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ में षड्यंत्र किया, जिस तरह से मध्य प्रदेश में किया, जिस तरह से राजस्थान में किया, तो कहीं ना कहीं हमारी रणनीति पर उनके षड्यंत्र भारी पड़े और उसके चलते भाजपा को जीत मिली। ये जो भी भाई साहब कह रहे थे कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते, कौन कहता है कि भाजपा धर्म की राजनीति नहीं करती? भाजपा धर्म के नाम पर ही तो राजनीति करती है, और है क्या? विकास के नाम पर माननीय मोदी जी को ये परिभाषा नहीं मालूम कि विकास होता क्या है, देश का विकास कैसे होना चाहिए, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की योजना क्या है। वो तो बस टैक्स पर टैक्स थोपे जा रहे हैं, समाज के एक वर्ग को, मिडिल वर्ग को टैक्सों के माध्यम से निचोड़ रहे हैं और गरीबों को बांटने का दावा करके वो गरीबों को भी भ्रमित कर रहे हैं। इनके राज में 81 करोड़ लोग, इन्होंने 5 किलो गेहूं पर जिंदा रख रखे हैं। तो लगा लीजिए देश की स्थिति क्या है। 150 विजय कौशिक जी, एक मिनट आपको टोकना चाहूंगी। जिस षड्यंत्र की बात आप कर रहे हैं, क्या वो यही षड्यंत्र है जिसको आप बता रहे हैं? नहीं, षड्यंत्र ये है कि अगर आपको याद हो तो एक महादेव ऐप का जिक्र माननीय मोदी जी ने जाकर किया था छत्तीसगढ़ के अंदर। उन्होंने बताया कि किस तरह से असीम दास नाम का व्यक्ति, उसने 508 करोड़ रुपए दिए हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बघेल जी को। लेकिन बाद में उसी व्यक्ति ने विशेष जज को चिट्ठी लिखी और ये कहा कि सीबीआई ईडी ने जबरदस्ती उन्हें डराकर धमकाकर उनसे झूठे बयानों पर दस्तखत कराए, और जबकि वह व्यक्ति कांग्रेस के किसी नेता से नहीं मिला था। तो इससे बड़ा षड्यंत्र क्या होगा? खुद एक जनसभा के अंदर मोदी जी ने कहा मेरे साथी ईडी और सीबीआई, सच्चाई तो निकल जाती है ना मुंह से। तो सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल जिस तरह से किया, जिस तरह से डर दिखाया गया, बहुत से लोगों को डर भी दिखाया गया कि भाई आप शांत बैठिए नहीं तो सीबीआई ईडी की कार्रवाई होगी। ये वही पार्टी है जिन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, सीबीआई ईडी के छापे पड़वाती है, बाद में उन्हें बीजेपी में शामिल कर लेती है। महाराष्ट्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिस अजीत पवार। कौशिक जी, आपकी बातों से लग रहा है कि आप हार का ठिकरा कहीं ना कहीं फिर से बीजेपी के सर पे फोड़े हैं। खैर, बने रहिएगा, चर्चा आपसे लंबी होगी। कह रहा हूँ हमारी रणनीतिक भूल है, कुछ चीजें हैं जिन पर बिल्कुल बने रहिएगा, क्योंकि चर्चा में और भी लोग हमारे साथ हैं। सभी से पहले एक एक सवाल ले लेती हूँ, आपके पास वापस आऊंगी। विभा पांडे जी, प्रवक्ता जेजेपी, हमारे साथ अभी बनी हुई है। विभा जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आपकी जो पार्टी है अभी फिलहाल नई नहीं है, बहुत लंबा समय इसको नहीं हुआ है, एक बार मात्र आप हरियाणा में चुनाव लड़े हैं। उसके बाद से आपको नहीं लगता कि आपने बहुत ज्यादा जल्दी कर दी? आपको अपने राज्य में पहले अच्छी पकड़ बनानी चाहिए थी, इतनी जल्दी क्यों थी आपको? विभा जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है?
सॉरी, मैं म्यूट पर थी। तो सभी को नमस्कार, और सबसे पहले बीजेपी को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई जो भी रिजल्ट्स आए हैं। तो अगर आप ये देखेंगे कि बहुत जल्दी नहीं की है, हमने नींव डाली है राजस्थान में, जहाँ हमारा ना बूथ योद्धा था ना कोई भी था, फिर भी हम 60,000 वोट लेके आए हैं। तो आप नींव डालते हो कहीं भी, तो उस हिसाब से स्ट्रैटेजी वाइज ये बिल्कुल ही ठीक किया था। कोई जल्दी नहीं थी। हरियाणा हमारा फोकस है, राजस्थान में भी फोकस था कि वहाँ हमारी बिगनिंग हो जाए, तो हाँ वहाँ कर लिया है हमने। और अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से सारे रिजल्ट्स आए हैं, राजस्थान ने अपना जो हर बार का उनका क्या कहते हैं कि रिचुअल है कि सरकार बदलनी है, वहाँ वो हर 5 साल बाद की रिचुअल रही है, बड़ी अच्छी तरह से रही है। और ये देखा जाए कि खाली 2% का डिफरेंस था वोट शेयर का, और सीट में ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस हो गया। अगर मेरे पास जो डेटा पड़ा है, आईएनसी की 69 सीट थी, 40% वोट शेयर, और बीजेपी की 115 में 42% वोट शेयर। तो 2% वोट शेयर ने बहुत मेजर खेला है। तो वोट शेयर बढ़ाना बहुत जरूरी है। मैं ये इसलिए बात बोल रही हूँ कि हमारा भी वोट शेयर राजस्थान में जितना भी था, कम से कम 60,000 वोट आगे, बिना किसी मेहनत के, बिना बूथ योद्धा के, बिना किसी बहुत मेजर एफर्ट के। अगर आप मध्य प्रदेश देखेंगे, वहाँ बीजेपी का कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, उनका वैसे ही रहा। छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा रहा। छत्तीसगढ़ में जितना भी पुरानी सरकार ने काम नहीं किए थे, उसका रिजल्ट बिल्कुल दिख रहा है। और बाकी आप देखोगे तेलंगाना एंड ऑल, जितनी भी ये हमारी नेशनल पार्टी बहुत सालों से वहाँ है, उन्होंने अपने वहाँ रिजल्ट दिखाए हैं। तो कहीं भी अगर आप देखा जाए तो बीजेपी बहुत साल पहले 2 सीटें थी खाली पार्लियामेंट पे, और आज बीजेपी देखो हम 400 सीटों से प्लस की बात करें हमारे प्रवक्ता, और हम चाहेंगे कि ये बिल्कुल मुमकिन हो। वैसे जवाब मैंने आपकी सीटों के लिए मांगा था। ठीक है विभा जी, बने रहिएगा क्योंकि चर्चा लंबी होने वाली है। जिस नींव के पत्थर की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं 19 सीटों में आपने चुनाव लड़ा। चलिए फिर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले अमित नेहरा जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक बने हुए हैं। अमित जी, आपसे सवाल करना चाहूंगी, जिस तरीके से 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला है और तेलंगाना में कांग्रेस है, 3 राज्यों की जो कांग्रेस की हार है, इसको आप कैसे देखते हैं और बीजेपी की जीत को कैसे देखते हैं? क्या लगता है कहां पर चूक गई कांग्रेस और कहां पर बाजी मार गई बीजेपी? अमित जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? कोई बात नहीं अमित जी, आपके पास दोबारा लौटेंगे, नेटवर्क का शायद कोई इश्यू हो रहा है। तो आपके पास आना चाहूंगी वापस शिषपाल जिंदल जी। विजय कौशिक जी का कहना है, कांग्रेस का सीधे तौर पर कहना है कि तीनों राज्य जो है वो बीजेपी षड्यंत्र से जीती है। और आपसे एक और सवाल मेरा है, इसका जवाब भी आप दीजिएगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से हमने अभी तक देखा है, मुख्यमंत्री के नाम की भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जिस तरीके से हमने अभी तक देखा है, कहीं पर भी चुनाव होता है तो एक सरप्राइज फैक्टर बीजेपी का निकल करके आता है। लेकिन यहां पर इन 3 राज्यों की हम बात अगर करना चाहें तो क्या लगता है, मध्य प्रदेश में शिवराज को वापसी मिलेगी? क्या उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? या फिर अगर राजस्थान की बात करें तो वसुंधरा राजे का कोई चांस बनता है? या फिर छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो रमन सिंह का क्या लगता है चांस है? या फिर यहाँ पर भी सरप्राइज फैक्टर देखने को मिलेगा? दोनों सवालों का जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। विजय कौशिक जी की बात मैं बाद में दूंगा, पहले मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। बिल्कुल। जहां तक आपने 3 राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री बनाने की बात की है, ये कोई भी है, ये एक है जो भारतीय जनता पार्टी का संविधान है, हम उसके तहत मुख्यमंत्री बनाते हैं। हमारा पार्लियामेंट वोट जाएगा और जो भी विधायकों की राय होगी उसके मुताबिक ही वहां का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसमें कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जो भी विधायकों का निर्णय होगा वहीं से वो मुख्यमंत्री। कौशिक जी की बात की पर आता हूं मैं। कौशिक जी, ये कांग्रेसियों की फितरत रही है कि आपने अक्सर मतदाताओं को अपमानित ही किया है, कभी सम्मान उनका किया ही नहीं। यही कारण है कि आप लगभग 1 दशक से भटक रहे। आसानी से आपको अब सत्ता मिलने वाली नहीं है। कुछ दिन पहले रणदीप सुरजेवाला जी ने भारतीय जनता पार्टी के जो वोट करने वाले मतदाता उनको राक्षस की भूमिका से तोला था, और उसके बाद उदय भान जी ने जो भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख है उन पर कटाक्ष किया था। और आज आप एक प्रवक्ता के तौर पर
किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करे है कि भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचा। बड़ी हैरानी की बात है। बड़े आप व्याख्यान करते हो डिबेट के ऊपर, मेरे ख्याल से यही जो बातें हैं आपको लेकर बैठेंगी, यही आपको उभरने नहीं देंगी। हम तो सोचते थे कि कांग्रेस में एक ही पप्पू है, लेकिन ये तो पप्पू से भरी पड़ती है कौशिक जी। मैं समझता हूं इसमें सुधार की गुंजाइश है। और दूसरा प्रश्न मेरा अब आपसे है, आप मोदी जी को पनौती बोलते थे, अब हमारा सवाल ये है, अब पनौती कौन है? आपके राहुल गांधी जी कौन है? आप पनौती कौन है? जिंदल जी, इस सवाल का जवाब हम जरूर लेंगे, लेकिन उससे पहले अमित नेहरा जी हमारे साथ बने हुए, एक सवाल मैं उनसे ले लूं। अमित जी, आपसे मेरा सवाल था कि 3 राज्यों में जो बीजेपी की जीत हुई है और कांग्रेस की हार हुई है, क्या लगता है कांग्रेस से क्या चूक रह गई और बीजेपी कहां पर जो है फायदा उठा गई, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ज्योति, ये सीधा सीधा क्या है कि इलेक्शन, आप इसमें ये नहीं कह सकते किससे चूक हुई या किससे कौन भारी पड़ा। भाई जिसका अच्छा मैनेजमेंट होगा, इलेक्शन मैनेजमेंट, आजकल क्या है कि इलेक्शन मैनेजमेंट के हिसाब से लड़ा जाता है। पहले वाली बातें अब नहीं रही, दुनिया चेंज होगी। अब तमाम तरह के जो साधन है, संसाधन है, वो झोंके जाते हैं। तो उसमें जो 21 रहेगा वो जीतेगा। सीधी सी बात ये है, जो वोटर के ज्यादा संपर्क में आएगा। फिर पिछले 10 साल में अगर देखें, 2013 से हम शुरू करेंगे, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के दावेदार घोषित किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बाद से एक आमूलचूल परिवर्तन लाया कि बीजेपी को उन्होंने एक इलेक्शन मैनेजमेंट मशीन के रूप में तब्दील कर दिया है। तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड में रहती है, लेकिन कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वो काफी पुरानी पार्टी है, तो थक चुकी है एक तरह से। उसका एक गेस्चर जो दिखाई देता है वो एक थकी हुई पार्टी के रूप में दिखाई देता है। इतनी कार्यकर्ता नहीं उनके पास, इतना संख्या बल है। एक तरफ इनकी अगर कंपेयर करें, तुलना करें, तो पन्ना प्रमुख बना रखे इन्होंने हर जगह, हर राज्य में। तो कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, पहली बात तो ये है। हरियाणा में देखें, हरियाणा में संगठन भी नहीं बना पाई अभी तक कांग्रेस। तो जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी, अब इसको षड्यंत्र कह ले या मैनेजमेंट कह ले, वो एक शब्द घुमाने वाली बात है। तो उसमें राजनीति में तो कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद, सभी से काम लेना पड़ता है। तो कांग्रेस को किसने रोका है? तो ये तो आपको अल्टीमेट जो लक्ष्य होता है, अंतिम लक्ष्य ध्येय होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, तो सत्ता प्राप्त करना होता है। तो सीधी सी बात यह है कि इलेक्शन मैनेजमेंट में पिछली कांग्रेस 3 स्टेटों में, तेलंगाना में उन्होंने अच्छा किया, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से तो विजय श्री पाली उन्होंने। भाई अगर मान लिया आरोप लगाया जाता है बीजेपी पे षड्यंत्र किया, तो वहां भी षड्यंत्र कर सकती थी बीजेपी, लेकिन वहां कांग्रेस का जो मैनेजमेंट था उससे बेटर रहा बीजेपी से। तो इसमें कोई शर्म माने वाली बात नहीं है या इस तरह की बात नहीं है कि आप वो करें। आप इसको एक अच्छे तरीके से भी ले सकते हैं, हार को या जीत को। तो ये आपकी मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए इलेक्शन जीतने के लिए। हमने देखा है, हमने पहले भी देखा है भाई 1984 में भाई बीजेपी तो अब दावा कर रही है कि हम 2024 में 400 प्लस लेंगे, लेकिन 1984 में कांग्रेस को 400 प्लस सीट आई थी लोकसभा में। तो ये मैनेजमेंट का काम है। बिल्कुल अमित जी, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे, बने रहिएगा, क्योंकि समय हमारे पास कम होता है। इसलिए एक सवाल मैं फिर से कांग्रेस के प्रवक्ता से लेना चाहूंगी। विजय कौशिक जी, आपके पास आना चाहूंगी। एक तो जो बीजेपी का आपसे सवाल है पहला, कि वही पनौती कौन है, और दूसरा मेरा आपसे सवाल है कि हमने जब जब देखा है मुख्यमंत्री जो 3 राज्य थे, वहां पे कहीं ना कहीं कांग्रेस हमेशा उलझी रहती थी कि 2 मुख्यमंत्री के चेहरे देती थी। एक तो ये भी आपको भारी पड़ गया, और दूसरा हम ये कहना चाहेंगे, आज जो है कमलनाथ जी ने शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की है। इस मुलाकात के क्या मायने हैं? देखिए ज्योति जी, सबसे पहली बात कि देश के लिए पनौती कौन है? पनौती वो है कि जो देश के लिए जो दावे करता है उसके उलट काम करता है, उससे देश का नुकसान हो रहा हो, पनौती वो है। जैसे 2014 में माननीय मोदी जी ने क्या कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन देश के बुरे दिन आ गए। इन्होंने कहा था कि हम विदेशों से काला धन वापस लेकर आएंगे, विदेशों में काला धन बढ़ गया। इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, लेकिन नतीजों से तो लग रहा है कि शायद जनता को अच्छे दिन दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए शायद दोबारा बीजेपी को ले आई। देखिए, जनता का कोई कसूर नहीं होता।
अब बीजेपी की आईटी सेल अगर षड्यंत्र के चलते फर्जी वीडियोस डालेगी और जनता के बीच में एक अलग संदेश देना चाहेगी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई का, या ये देश मुस्लिम कंट्री बनने वाला है अगर कांग्रेस को जिता दिया, या और तमाम तरह के षड्यंत्र इनके हैं जिन पर ये काम करती है, तो कई बार पब्लिक समझने में समय लगाती है। तो जब जनता को ये समझ में आएगा कि देश के ऊपर 150 लाख करोड़ का कर्जा बीजेपी गवर्नमेंट ने कर दिया है, जहां हर सड़क पर चढ़ते ही टोल टैक्स लोगों को देना पड़ता है, जहां आम आदमी की जेब इतनी ज्यादा काटी जा रही है कि जो आम मिडिल मैन है आज वो गरीबी की लाइन में आता जा रहा है, कोई बड़ी चीज नहीं है कि आने वाले समय में मतलब स्थिति इतनी खराब है कि जनता को एक चीज और कौशिक जी आपसे पूछना चाहूंगी, आज जो है वो अधीर रंजन चौधरी का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि जो बीजेपी है उसके पास सिर्फ मोदी का चेहरा है, मोदी ने चुनाव जीता है, बीजेपी ने नहीं। क्या वो ये मान रहे हैं? उन्होंने ये भी साथ में कहा था कि स्थानीय चेहरे कांग्रेस के पास बहुत है लेकिन एक बड़ा चेहरा नहीं है, और बीजेपी चुनाव नहीं जीती है, मोदी जीता है चुनाव। तो क्या कांग्रेस ये मान रही है कि उनके पास कोई बड़ा चेहरा है ही नहीं? देखिए, ये अधीर जल्दी से अपनी बात को खत्म कीजिए क्योंकि मुझे फिर जेजेपी के प्रवक्ता के पास जाना है। ये अधीर रंजन चौधरी जी का अपना निजी बयान है। अगर पार्टी में उन्हें बड़ा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा तो अधीर रंजन चौधरी अपने आप को क्या समझते हैं? वो खुद को भी अगर बड़ा चेहरा नहीं मान रहे और नेताओं को भी बड़ा चेहरा नहीं मान रहे तो निश्चित तौर पर उन्हें अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। उन्हें अगर ऐसा लगता है तो पार्टी में करते रहें, उन्हें फिर चले जाना चाहिए। कांग्रेस के तो दरवाजे आने वाले लोगों के लिए भी खुले, जाने वाले लोगों के लिए। अगर उन्हें राहुल गांधी में बड़ा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा तो उन्हें गांधी जी जिनके नेतृत्व में 2 बार हमारी केंद्र में सरकार बनी, कितने ही प्रदेशों में बनी, अगर उन्हें ये चेहरे नहीं दिखाई दे रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं दिखाई दे रहे और दूसरे नेतागण नहीं दिखाई दे रहे, तो अधीर रंजन चौधरी जी को ये तो रही अधीर रंजन चौधरी जी की बात। फिर आपके पास फिर लौट के आऊंगी, लेकिन विभा पांडे जी भी हमारे साथ बनी है। विभा जी, आपसे भी एक और सवाल मेरा है। जिस तरीके से आपने 19 जो है सीटों पर इस बार चुनाव लड़ा राजस्थान में, काफी दमखम भी लगाए, 6-7 सीटें ऐसी थी यहाँ पर आपने बहुत अच्छा दम लगाया, लेकिन वो कहीं भी दिखता हुआ नजर नहीं आया। 19 में से कोई भी सीट आपके हाथ नहीं आई। लेकिन आपको क्या सबक इससे मिला है? क्या लगता है आगे किन चीजों पर काम करने की जरूरत है? जल्दी से इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल, 200 में से हमने खाली 19 सीटों पर किया और जिस हिसाब से 60,000 का वोट आया है, वोटदान काफी अच्छा हमारे लिए है। हम उसे गलत नहीं बोल रहे। और हमने सबसे ज्यादा ये किया है कि हमने ना तो कास्ट के ऊपर कभी वोट मांगा, ना गलत ये अपशब्द पनौती वगैरह कह के कोई वोट मांगा। हमने हमेशा तो क्या लगता है पनौती कह के, कास्ट कह के किसने वोट मांगा के लिए, और जैसे हमने हरियाणा में लोगों के लिए काम किया है, ऐसी राजस्थान में भी हमने अपनी नीतियां रखी, प्रोग्रेसिव नीतियां रखी, और वही हमारी हमेशा सोच रहेगी, वही हमारा मैनिफेस्टो रहेगा। आपने कभी भी किसी जेजेपी प्रवक्ता से कोई उल्टी सीधी बात नहीं, या किसी भी नेता से कोई उल्टी सीधी बात नहीं। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं कि हमारा बड़ा फोकस है प्रदेश के जनता के लिए काम करना है। हाँ, ये हमारे लिए लर्निंग है। हमने अपनी लर्निंग क्या, हमने अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए किया था, और इलेक्शन से सबसे बढ़िया और कौन सा मौका होता है अपने आप को एस्टैब्लिश करने का। बिल्कुल, तो हमने राजस्थान में अपनी प्रेजेंस दिखानी शुरू कर दी। इसलिए 200 पर नहीं किया, जितना हमारे पास बैंडविड्थ थी उतने पर ही किया, 19 पर किया और अच्छा वोट बैंक था। ठीक। अमित नेहरा जी से एक छोटा सवाल मेरा और है, फिर उसके बाद से मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास आऊंगी। अमित जी, आपको क्या लगता है कि 2024 लोकसभा का जो चुनाव होने वाला, उस लिहाज से ये चुनाव कितना अहम था और उस पर इसका क्या फर्क पड़ सकता है? छोटा सा जवाब आपका चाहूंगी। देखिए ज्योति, विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं। फिर वही बात कह रहा हूँ, क्योंकि देखो हरियाणा की अगर बात की जाए, मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि 2019 का चुनाव हुआ था तो उसमें 10 की 10 जो लोकसभा सीटें थी वो बीजेपी ने जीत ली थी। ये मई में इलेक्शन हुए थे, अप्रैल मई में, लेकिन 6 महीने बाद जब अक्टूबर में इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, तो उसमें 40 सीटों पे अटक गई थी 90 में से। अमित जी, क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है, एक छोटा सा रिएक्शन मैं बीजेपी के प्रवक्ता से भी लेना चाहूंगी। जिंदल जी, आपसे पूछना चाहूंगी, जो ये जीत आपको बड़ी मिली है 3 राज्यों में, कहीं ना कहीं हमने देखा जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी बहुत भूमिका इसमें निभाई थी। उनको कितना जीत का श्रेय देना चाहेंगे, क्योंकि काफी जगह प्रचार के लिए वो भी पहुंचे थे? छोटा सा जवाब एकदम। देखिए ज्योति जी, जीत का हमारा एक मुख्य कारण ये भी है कि हमने देश भर की बेटियों को पुरुषों से कंधे मिलाना चलना सीखा है।
अगर किसी ने महिलाओं की कदर की है, बहन बेटियों की कदर की है, तो भारतीय जनता पार्टी ने की है, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने की है। 33% आरक्षण जो देश भर में लागू किया वो किसने किया? शीशपाल जिंदल जी, वो मोदी जी ये की सरकार ने नेतृत्व किया। देखा जा रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो 3 राज्यों में इस बार अच्छी जीत और प्रचंड जीत बीजेपी को मिली है। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी तमाम जो हमारे मेहमान जुड़े थे, अमित नेहरा जी आपका, शीशपाल जिंदल जी आपका, विजय कौशिक जी आपका, विभा पांडे जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो 3 राज्यों में जो बीजेपी है प्रचंड बहुमत से जीती, एक राज्य में कांग्रेस जीती और वहीं जेडपीएम ने भी मिजोरम में अब जो है अपनी सरकार बना ली है। तो फिलहाल आज के मसला में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।